ऋषि जूही को अपनी गोद में उठाकर हिरण दिखाने ले गया। जूही को ऋषि की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। जूही ने मन ही मन सोचा, हमेशा नहीं तो कम से कम मैं इस पल में ही ऋषि के साथ रह लूं। ये सोचकर जूही ने ऋषि के सीने में अपना सिर टिका दिया। क्लिंगी जूही को देखकर ऋषि को उस पर बहुत प्यार आया। वो जूही से बोला, कंफर्टेबल? ऋषि की बात सुनकर जूही ने ऋषि की ओर देखकर कहा, हम्म? फिर जूही ऋषि के टीजिंग एक्सप्रेशंस देखकर एम्बैरेस्ड हो गई और उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वेल, वो डियर के बारे में कुछ बताओ। जूही का सवाल सुनकर ऋषि ने जूही को हिरण के बारे में सभी जानकारी दी। उसके बाद कुछ सोचकर ऋषि ने कहा, जूही, हर सिचुएशन के दो साइड्स होते हैं। अभी हम यहाँ हिरण देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई उनका शिकार करने वाला लॉयन नहीं है, तो वो यहाँ फ्रीली रह रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। बट इसी वजह से लोग यहाँ फ्रीली घूमते हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ टाइम बाद इंसान ही इन डियर का शिकार करने लगेगा और तब शायद ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि जानवर शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, पर इंसान अपनी लालच के लिए। वो लालच जो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए कोई भी चीज कभी भी पूरी तरीके से सही या गलत नहीं होती। और ऐसे ही होते हैं लोग, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड। जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ सामने से अच्छा हो वो सच में तुम्हारा अच्छा चाहता हो। जूही, मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हें आगे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड लोग और सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, बिकॉज तुम मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया हो। जूही ने ऋषि को कभी इतना बात करते हुए नहीं सुना था, इसीलिए वो बस एक टक ऋषि को देखे जा रही थी। जब ऋषि ने अपनी बात खत्म करके जूही की ओर देखा तो वो बस उसे ही देखे जा रही थी। ये देखकर ऋषि ने जूही को पुकारते हुए कहा, जूही, कहाँ खो गई? तुमने कुछ सुना भी जो मैं इतनी देर से कह रहा था? जूही अपना नाम सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गई, फिर सिर हिलाकर अपना दिमाग शांत किया और जूही ऋषि को देखकर उससे पूछने लगी, अच्छा, तो उन लोगों का क्या जो सामने भी हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं? जूही ऋषि की टांग नहीं खींच रही थी, वो सच में इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। जूही ने सोचा, ऋषि की बात में तो दम है, तो क्या जो लोग सामने से रूठ होते हैं वो अंदर से हमारी परवाह करते हैं? जूही का सवाल ऋषि को बड़ा ही अटपटा लगा। उसने फिर भी कुछ सोचकर जवाब दिया, जो लोग सामने से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे उसका यही मतलब है कि वो दिखावे में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तुम उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो मेरे हिसाब से 90% केसेस में दे आर बैड। बाकी के 10% में भी कोई हिडन इमोशन हो। ऋषि की इस बात को सुनकर जूही ने खुद से सवाल किया, तुम किस में आते हो ऋषि? तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल समझ ही नहीं पाती हूँ। इस बार अब ऋषि ने जूही से सवाल किया, अच्छा तुम बताओ जूही, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा हूं? जूही ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। जूही को लगा कि ऋषि उसे कुछ समझाएगा, अपनी बात उसके सामने रखेगा, पर ऋषि ने तो कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपना सिर ना में हिला दिया। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, हद है, इतने दिनों से मैं जूही से प्यार से बात करता हूँ, उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड्स को पूरी करता हूँ, उसके लिए रोज टाइम निकालता हूँ, और इसको पता ही नहीं कि मैं कैसा हूँ इसके साथ। फिर एक गहरी सांस लेकर ऋषि ने खुद को शांत किया। उसने मन ही मन खुद से कहा, काम डाउन ऋषि, कोई बात नहीं। अगर जूही को अभी तेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं देते, पर तू उससे प्यार जताता जा, कभी ना कभी तो वो तुझे समझेगी ही। ये सोचकर ऋषि ने फिर जूही से कुछ नहीं कहा, पर जूही को लगा कि लगता है ऋषि उन 90% में से है जिनको दिखावे की भी परवाह जताने का वक्त नहीं। क्या सच में ऋषि के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है? जूही यही सब सोचकर उदास हो गई थी। तभी जूही ने ऋषि को कहते हुए सुना, ओके, अभी ध्यान से सुनो। हम हिरण के इलाके में आ गए हैं। मैं तुम्हें नीचे उतार रहा हूँ, पर तुम ज्यादा एक्साइटेड होकर उनके पास मत चली जाना। ऋषि के कंसर्न्ड वर्ड्स भी अभी जूही के कानों में चुभ रहे थे, इसीलिए जूही ने ऋषि से गुस्से में कह दिया, नन ऑफ योर बिजनेस। जूही की ऐसी टोन सुनकर ऋषि को एक पल को तो बड़ा गुस्सा आया, पर उसने जूही से फिर भी कुछ नहीं कहा।
ऋषि ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और मन ही मन खुद को समझा रहा था। चिल ऋषि, चिल। ये मूड स्विंग्स है, हार्मोनल है, डोंट रिएक्ट। फिर जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तो उसने खुद पर ही हंसकर सोचा, वाओ, कितना बदल गया है ना तू ऋषि। अगर पहले कभी किसी ने तुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत की होती तो तू उसे छोड़ता नहीं। फिर आज देखो, तूने जूही को एक शब्द भी नहीं कहा। जूही, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? लोग सच ही कहते हैं, प्यार अंधा होता है, ये सबको बदल कर रख देता है। कोई नहीं, तो क्या हुआ अगर जूही आज मेरी परवाह और प्यार को नहीं समझ रही, पर कभी तो समझेगी। मुझे उसी पल का इंतजार रहेगा और तब तक मैं इसी तरह जूही से प्यार जताता रहूंगा, उसकी परवाह करता रहूंगा। इसके बाद ऋषि ने जूही को बड़े ध्यान से अपनी गोद से नीचे उतार दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद ही जूही को एक हिरण दिख गया। हिरण को देखकर जूही के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। ये देखकर ऋषि ने जूही को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर जूही ने धीमे से अपना सिर हिलाया और ऋषि को शांत रहने को कहा। और फिर जूही ने अपना हाथ ऋषि के हाथों से छुड़ा लिया और वो थोड़ा आगे चलकर जमीन पर बैठ गई और उसने अपना हाथ हिरण की ओर बढ़ा दिया। ऋषि जूही से पूछना चाहता था कि आखिर वो करना क्या चाहती है, पर इस पल में जूही किसी पेंटिंग की तरह शांत थी। उसकी आंखें साफ और वार्मथ से भरी थी। ये देखकर ऋषि के अंदर से एक आवाज आई, जूही जानती है कि वो क्या कर रही है, उस पर विश्वास कर। इसके बाद ऋषि ने जूही को रोकने की या उससे सवाल करने की कोशिश नहीं की। वो बस अपनी जगह पर खड़े होकर जूही को एक टक देखने लगा और ऋषि के देखते ही देखते सब कुछ सपने सा हो गए। हिरण ने न जाने जूही की आंखों में क्या देखा कि वो खुद ही बिना डरे जूही के पास आने लगा। हिरण जूही के पास आया और पहले उसने कुछ देर तक जूही की आंखों में देखा, फिर अचानक से हिरण ने जूही के हाथों पर अपना सिर रख दिया। जूही ये देखकर मुस्कुरा दी। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से हिरण को सहलाया और पीछे खड़ा ऋषि ये सब सरप्राइज्ड होकर देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ तुम, सच में जूही, सिर्फ तुम ही ये चमत्कार कर सकती थी। मुझे ये देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि हिरण बिना कुछ किए ही तुम्हारे पास खींचा चला आया। तुम हो ही इतनी प्यारी कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। अब मुझे ही देख लो, मुझे खुद को पता नहीं चला कि कब तुमने मुझे अपना बना लिया। कुछ देर बाद हिरण वापस झाड़ियों के पीछे भाग गया और जूही चलकर ऋषि के पास आकर खड़ी हो गई। अब भी जूही झाड़ियों की तरफ ही देख रही थी और ऋषि जूही की तरफ। इतने में जूही ने अचानक से कहा, कितना सुंदर था ना, क्या हम फिर से यहाँ आ सकते हैं? जूही का सवाल सुनकर ऋषि उसकी ओर सरप्राइज्ड होकर देखने लगा। उसने जूही से पूछा, तुम यहाँ वापस आना चाहती हो? जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने मन ही मन सोचा, ऋषि, मैं तुम्हारी एक्स की सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहती, पर उस वजह से मैं अपनी जिंदगी से इतने खूबसूरत पल नहीं खोना चाहती। तो वहीं दूसरी ओर ऋषि सोच रहा था, ये जगह खूबसूरत है, मुझे मालूम था कि जूही को ये सब पसंद आएगा, पर मैंने नोटिस किया था कि जूही यहाँ आकर कुछ खास खुश नहीं थी, तो मुझे लगा कि वो यहाँ वापस कभी नहीं आना चाहेगी, पर इसने तो मुझे सरप्राइज्ड कर दिया। सच्ची है कि मैं लड़कियों को समझ ही नहीं पाता, पर चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे जूही के साथ अकेले वक्त बिताने को मिलेगा। जूही ने फिर गहरी सांस लेकर ऋषि से कहा, ऋषि, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। तुम्हें मुझे गोद में उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चलूंगी। जूही का पक्का इरादा देखकर ऋषि ने इनकार नहीं किया, बस उसने जूही का हाथ कसकर पकड़ लिया कि वो गिरे ना, और फिर दोनों धीमे धीमे एक दूसरे के साथ चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए। फार्म हाउस पहुंचकर दोनों सोफे पर बैठ गए। वहां बैठकर जूही को वापस से अपनी हकीकत याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, जूही, तू अपनी हकीकत से कितना भागेगी, और भाग कर जाएगी भी तो कहां? समझ जा, अपने दिल और दिमाग में ये फिट कर ले कि ऋषि तुझसे प्यार नहीं करता, तू सिर्फ उसकी एक्स की परछाई है। तो अगर तुझे ऋषि के साथ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, अपना दिल और नहीं दुखाना, तो तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा।
और अगर तू चाहती है कि ऋषि तुझे यहाँ अगली बार लेकर आए तो तुझे उसकी एक्स को समझना होगा, उसकी तरह एक्ट करना होगा। ये सब सोचकर जूही ने ऋषि से पूछा, ऋषि, क्या मैं बिल्कुल तुम्हारी एक्स जैसी हूं? जूही का ये सवाल ऋषि को बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा, अब क्या हो गया इसे? पूरा दिन क्या चलता रहता है इसके दिमाग में? जहां एक ओर ऋषि कंफ्यूज्ड था तो वहीं दूसरी ओर जूही सोच रही थी, मैं और ऋषि की एक्स जरूर मिलते जुलते होंगे, तभी तो ऋषि को मुझ में उसकी एक्स दिखाई देती है। ऋषि को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर फिर भी उसने जूही के सवाल का बड़ी ही सीरियसली जवाब दिया। उसने कहा, तुम और नेहा बिल्कुल अलग हो। वो बहुत ही शांत और सुलझी हुई थी, पर तुम अलग हो। हाँ, सबसे अलग और सबसे जुदा। ये बोलते वक्त ऋषि की आंखों में एक वार्मथ थी। वो मन ही मन जूही के बारे में सोच रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, जूही को मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी पूरी दुनिया बन चुकी है। और अगर एक शब्द में उसे बताना ही हो तो मैं यही कहूंगा कि वो अनोखी है, सबसे जुदा। वो अचानक से मेरी जिंदगी में लैंड हुई थी। शुरुआत में वो बस मेरे लिए एक डील थी, फिर मैं उसकी मासूमियत की ओर खुद ब खुद खींचता चला गया। उसकी मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई और अब मैं अपनी जिंदगी जूही के बिना सोच भी नहीं सकता। जूही के बारे में सोचकर ही ऋषि की आंखों में चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी, पर ऋषि की बात सुनकर जूही के चेहरे से रंगत जाने लगी थी और ऋषि की मुस्कान को देखकर जूही को अपने टूटे दिल की गूंज अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। जूही ने मन ही मन सोचा, वो सुलझी और मैं अजीब। ऋषि की नजरों में तो मैं उसकी एक्स के पैरों की धूल जितनी भी नहीं। और देखो तो जरा ऋषि को कितना खुश हो रहा है अपनी एक्स के बारे में सोच सोच कर। ऐसे कैसे जी पाऊंगी मैं? प्यार होते हुए भी क्या ऋषि और जूही की मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन्हें अलग कर देंगी? क्या लिखा है इनकी किस्मत में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही ने ऋषि से पूछा था कि कहीं वो उसकी एक्स की तरह तो नहीं दिखती, जिसके जवाब में ऋषि ने जूही से कहा था कि उसकी एक्स शांत और सुलझी हुई थी, जबकि जूही अनोखी है। दोनों के पूछने का मतलब कुछ था, दोनों के जवाब का मतलब भी कुछ था, और दोनों ने समझा भी कुछ अलग ही, जिसकी वजह से उनके बीच की गलतफहमियों का गड्ढा खाई में बदल गया। जूही इस बारे में जितना ज्यादा सोच रही थी, उतना पहले तो उसे दुख हो रहा था, फिर उसका दुख गुस्से में बदलता जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, वेरी गुड, मैं अजीब, मैं उसकी जितनी सुंदर और शांत नहीं, तो ठीक है ना, उसी के पास जाओ, मेरे साथ क्या कर रहे हो, इडियट। अभी कुछ देर पहले जब मुझे किस कर रहे थे तब अपनी सुंदर एक्स की याद नहीं आई। अब देखो चेहरे से फूल झड़ रहे हैं। आना अब तुम मेरे पास, बताती हूं मैं तुम्हें, इडियट, टफर, बेशरम। जूही का लाल होता चेहरा देखकर ऋषि ने जूही से पूछा, जूही क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों पड़ रहा है? कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? जूही अपने लिए ऋषि का कंसर्न देखकर इमोशनल हो गई। उसने ऋषि के सवाल का जवाब अपने मन में ही दे दिया, हाँ ऋषि, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को बहुत दुखाती है। पर जूही ने अपना सिर हिलाकर बस ऋषि से इतना ही कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी एक्स जैसी नहीं हूं तो प्लीज आगे से कभी मुझे उसके जैसा बनने को मत कहना। जूही की इस बात पर ऋषि ने जूही का गाल छूते हुए कहा, पर मैंने तुम्हें उस जैसा बनने को कब कहा? तुम जैसी हो अच्छी हो। फिर ऋषि जूही के करीब आया और मुस्कुराकर बोला, और मुझे ये अनोखी जूही बहुत पसंद है, तुम बस हमेशा ऐसी ही रहना। ऋषि की बात सुनकर जूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो ऋषि की आंखों में खोने लगी। तभी ऋषि ने कहा, अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, कुछ खा लेते हैं, और वैसे भी लंच का टाइम हो रहा है। अपनी बात कहकर ऋषि पीछे हट गया और वो जूही का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगा। जूही बस ऋषि के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ पल बाद जूही ने खुद पर सरकास्टिकली हंसकर मन ही मन सोचा, जूही, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि खुद को संभालेगी, पर अब देख, ऋषि की एक मुस्कान देखकर तो सब कुछ भूल गई।
ऐसे तो तू खुद के लिए गड्ढा खोद रही है, पर मैं करूं भी तो क्या? ऋषि की एक खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ऋषि, कब मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया? मैं जानती हूं तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार मुझे पूरी तरह बर्बाद या आबाद करने की ताकत रखता है। ऋषि ने जूही को एक कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। ऋषि ने जूही से फिर पूछा, रेडी? जूही ऋषि के सवाल पर कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, रेडी? किस चीज के लिए? खाना खाने ही तो जा रहे हैं ना हम? ऋषि ने जूही के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस ऋषि ने मुस्कुराकर अपने सामने वाला गेट खोल दिया। अंदर कमरे को देखकर जूही की आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह गए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। जूही ने ऋषि की ओर मुड़कर उसे एक बड़ी सी स्माइल दी और उससे पूछा, ये सब कब किया तुमने? कितना सुंदर है ये कुछ। जूही की मुस्कान देखकर ऋषि को लगा कि उसकी जिंदगी भी रंगीन हो उठी है। ऋषि ने मन ही मन सोचा, गुड, नैना ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। मैं उसकी सैलरी विनय जितनी कर दूंगा। जो मेरी जूही के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान ला सकता है, वो इतना तो डिजर्व करता है। अब से मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम तो विनय ही देखेगा, पर जूही से रिलेटेड एडवाइस तो नैना ही देगी। ऋषि की फ्यूचर प्लानिंग से बेखबर जूही आज बहुत खुश थी। जूही के सामने खुला कमरा किसी फेरी टेल से कम नहीं था। कमरे के सभी कर्टन्स बंद थे, पर फिर भी कमरे में रोशनी थी। पूरा कमरा कैंडल से जगमगा रहा था। फ्लोर पर व्हाइट कार्पेट के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की चादर बिछी हुई थी। कमरे में एक मीठी सी भींगी भींगी खुशबू थी। जूही ने हंसते हुए ऋषि से फिर पूछा, कैसे, कब किया तुमने ये सब? ऋषि ने जूही का हाथ पकड़कर उससे कहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेरे लिए यही मैटर करता है कि तुम्हें ये पसंद आया तो। जूही ने ऋषि की आंखों में देखकर कहा, हाँ हाँ, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, आई लव इट। तो इस पर ऋषि ने कहा, तो बस और क्या चाहिए, चलो अंदर चले। ऋषि जूही को टेबल तक ले गया। फिर उसने एक जेंटलमैन की तरह जूही के लिए चेयर पीछे की, उसे बैठाया, खुद बैठा। जब जूही की एक्साइटमेंट कुछ कम हुई तो उसकी इनसिक्योरिटीज और सवालों ने उसे घेर लिया। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ऋषि अपने सभी एक्स के साथ इतना ही स्वीट था? क्या वो उन सभी के लिए यही सब करता था? क्या मैं ऋषि के लिए जरा भी खास नहीं? फिर जूही ने अपने सामने वाले टेबल क्लॉथ को छूते हुए सोचा, जूही, तो खुद को क्यों इस तरह तड़पा रही है? क्यों तो ऋषि के आगे कुछ देख नहीं पाती? क्यों तो उसे देखकर सब भूल जाती है? क्यों? दोनों फिर लंच करने लगे। लंच करते टाइम टेबल पर शांति थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जूही खुश होना चाहती थी, ऋषि के साथ मोमेंट्स एंजॉय करना चाहती थी, पर चाह कर भी वो ये भुला नहीं पा रही थी कि ऋषि के लिए उसका कोई वजूद नहीं है। वो जो कर रहा है वो सिर्फ उसे अपने एक्स की एक परछाई समझ कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ऋषि जूही के साथ अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। लंच के बाद ऋषि ने जूही से कहा, चलो अब बेडरूम में चलते हैं। ऋषि की बात सुनकर जूही के कान खड़े हो गए। उसने अपना हाथ ऋषि के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, बेडरूम में? वहां क्यों? क्या सभी लड़कों के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है? जूही की बात पर ऋषि ने हंसकर कहा, सभी लड़कों के दिमाग में? कितने लड़कों को जानती हैं आप? हाँ, मुझे भी तो बताइए जरा। जूही ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी को भी तो नहीं। जूही का चेहरा देखकर ऋषि हंसने लगा। ऋषि ने फिर मुस्कुराकर कहा, और लड़की तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं तो सिर्फ खाने के बाद आराम करने के लिए तुम्हें बेडरूम में ले जा रहा था। तुमने क्या सोचा? किसका माइंड डर्टी है? बताओ बताओ। फिर ऋषि ने कुछ रुक कर कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम कपल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्या कहती हो? ऋषि की बातें सुनकर जूही का चेहरा टमाटर सा लाल होता जा रहा था, जिसे देखकर ऋषि को बड़ा मजा आ रहा था। जब ऋषि ने देखा कि जूही शर्म के मारे कुछ नहीं कह रही, तो उसने खुद ही कहा, अच्छा चलो, बहुत हुआ मजाक, चलो अब चलकर थोड़ा आराम कर लो। इतना कहकर ऋषि ने जूही को बेड पर लेटा दिया और वो खुद उसके बगल में बैठ गए। जूही ने देखकर ऋषि से धीमे से पूछा, तुम नहीं करोगे आराम?
जूही के बालों को सहलाते हुए ऋषि ने कहा, नहीं, तुम सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठकर ऑफिस का काम खत्म कर लेता हूँ। फिर जब तुम उठोगी तो नैना तुम्हें घर ड्रॉप कर देगी। जूही ने यह सुनकर तुरंत ऋषि से पूछा, तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगे? ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर कहा, नहीं, ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करनी होगी, इसीलिए शाम में मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ पाऊंगा। जूही ने यह सुनकर मुंह लटकाते हुए कहा, ओह। जूही को यूं उदास देखकर ऋषि ने हंसकर कहा, पर क्या हुआ, रात में काम निपटा कर मैं घर आ जाऊंगा, यू डोंट बी सैड। ऋषि की बात पर जूही ने तुरंत कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं दुखी नहीं हूं। ऋषि जूही की बात सुनकर हंसने लगा। फिर उसने कहा, अच्छा बाबा, अब बातें बहुत हुई। इसके बाद ऋषि ने जूही की आंखों पर अपना हाथ रखा और उसके कान के पास जाकर कहा, सो जाओ अब, स्वीट ड्रीम्स। ऋषि की आवाज जूही के कानों में एक मैजिकल म्यूजिक की तरह थी, जिसे सुनकर जूही अपनी सभी इनसिक्योरिटीज और दुख भूल गई और अपनी ही मीठी दुनिया में चली गई। ऋषि कुछ देर तक जूही को एकटक देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर उसने खुद से कहा, फोकस ऋषि, अब अपना काम पूरा कर ले तू, वरना जूही को तो यूं ही बस देखता रह जाए। इसके बाद ऋषि ने अपनी ऑफिस फाइल्स और लैपटॉप निकाला और फिर वो पूरी दोपहर बस जूही के बगल में बैठकर अपना काम करता रहा। बहुत देर बाद जूही ने जमाई लेते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ऋषि अब भी उसके बगल में बैठा लैपटॉप में ही कुछ टाइप कर रहा था। जूही ने बेड पर बैठते हुए ऋषि से पूछा, क्या टाइम हुआ है? ऋषि ने लैपटॉप से नजर उठाकर जूही की ओर देखा और उससे बोला, उठ गई तुम? फिर जूही को जमाई लेता देख ऋषि ने उससे पूछा, स्टिल अस्लीप, और थोड़ा आराम कर लो? पर जूही ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं। ऋषि बताओ, टाइम क्या हुआ है? ऋषि ने अपनी वॉच देखकर कहा, इट्स 6 in the evening। टाइम सुनकर जूही शॉक्ड हो गई। उसने तेज से कहा, 6 बज गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें तो ऑफिस जाना था ना? ऋषि ने जूही के हाथ पकड़ लिए और उससे कहने लगा, ब्रीथ जूही, ब्रीथ, टेंशन मत लो, लेट नहीं हुआ है। ऋषि की बात पर जूही ने कहा, लेट नहीं हुई? कैसे नहीं लेट हुई? तुमने कहा था ना कि तुम्हारी ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर अब ऋषि, तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। चलो उठो जल्दी से, अभी तुम ऑफिस जाओ, मेरी वजह से तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। जूही को अपने लिए इतना परेशान देखकर ऋषि का दिल बाग बाग हो गया। ऋषि को टाइम का अंदाजा था, पर वो जूही की नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए उसने जूही को सोने दिया, नहीं उठाया। ऋषि ने सोचा था, जूही सोते वक्त कितनी प्यारी लग रही है, इसे नहीं उठाता हूं। फिर अपनी फाइल्स की ओर देखकर ऋषि ने मन ही मन खुद से कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, कर लूंगा मैं। और मीटिंग उसका देखता हूं, वरना कल कर लूंगा, पर मेरे लिए जूही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऋषि ने फिर जूही को शांत करते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं हम, पर उससे पहले तुम फ्रेश तो हो जाओ, फिर चलते हैं। ऋषि की बात मानकर जूही बाथरूम चली गई। एक ओर जहां ऋषि को कोई जल्दी नहीं थी, वहीं दूसरी ओर विनय पिछले 2 घंटे से बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। विनय ने फिर से अपनी घड़ी की ओर देखकर बगल में खड़ी नैना से पूछा, नैना, तुमने ठीक से सुना था ना कि ऋषि सर ने 4 बजे ही हमें बुलाया था? नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ विनय, तुम कितनी बार एक ही सवाल करोगे मुझसे? विनय ने फार्म हाउस के गेट की ओर देखकर कहा, हाँ तो मैं क्या करूं? सर ने अगर 4 बजे बुलाया था तो वो अभी कहाँ है? 6 बज चुके हैं और सर तो टाइम के कितने पंक्चुअल है, तो आज कैसे? विनय की बात सुनकर नैना ने हंसते हुए कहा, ऋषि सर अपनी वाइफ के साथ है तो उन्हें टाइम का पता नहीं चला होगा। वेल, तुम जैसे ऑल टाइम सिंगल इंसान को कहां ये बात समझ में आएगी? एनीवेज, अब तुम इन सब की आदत भी डाल लो। विनय ने नैना की बात पर सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, वेरी फनी, पर मैं सिंगल ही खुश हूं, वरना मेरा भी हाल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा हो जाता। नैना ने फिर विनय की ओर देखकर उससे पूछा, मेरे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है? विनय ने हंसकर नैना को जवाब दिया, वैसे उसकी भी कोई गलती नहीं है, जिसकी तुम जैसी भयानक गर्लफ्रेंड हो उसके तो टेंशन के मारे बाल झड़ ही जाएंगे। विनय की बात सुनकर नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने विनय की ओर उंगली करते हुए कहा। विनय, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? मानो या ना मानो, अब पिट जाओगे तुम मुझसे। नैना की ये बात सुनकर विनय ने अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं मैं मेरी माँ। इसके बाद दोनों विनय और नैना एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या ये शुरुआत है किसी नई लव स्टोरी की? क्या जूही और ऋषि कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि ने नैना और विनय को 4 बजे फार्म हाउस के बाहर आने को कहा था, पर अब 6 बजे के बाद ऋषि और जूही अभी तक बाहर नहीं आए थे। तो विनय कंफ्यूज था कि ऋषि जैसा पंचुअल इंसान इतना लेट कैसे हो सकता था। वहीं दूसरी ओर ऋषि जूही की नींद नहीं खराब करना चाहता था, तो उसने उसे जगाया ही नहीं था। जब 6 बजे जूही की खुद से नींद खुली तो उसी ने ऋषि को जल्दी चलने को कहा। बाहर ऋषि और जूही के इंतजार में खड़े विनय और नैना आपस में बातें कर रहे थे। नैना ने आसमान की ओर देखकर विनय से कहा, विनय, देखो आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना। विनय ने नैना की बात सुनकर आसमान की ओर देखा, फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, सुंदर? हाँ, बिल्कुल ग्रिल्ड चिकन जैसा। विनय की बात पर नैना ने उसे घूर कर देखा, फिर उसने गहरी सांस लेकर विनय से कहा, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता भी है? कौन तुम्हारी बातें सुनकर कहेगा कि तुम ऋषि सिंघानिया के स्पेशल असिस्टेंट हो? हाँ? विनय ने नैना की इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर से अपनी घड़ी की ओर देखा और नैना से कहा, यार बहुत देर हो गई है, सर अभी तक नहीं आए हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? सर कभी इतना लेट नहीं हुए हैं। फिर विनय ने अपना फोन निकालते हुए कहा, मैं एक बार सर को कॉल कर ही लेता हूँ। जब नैना ने देखा कि विनय ऋषि को कॉल करने जा रहा है, तो नैना ने विनय का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। नैना ने विनय को डांटते हुए कहा, क्या यार विनय, कहा ना मैंने तुमसे कि सर जूही मैम के साथ है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? डोंट डिस्टर्ब देम। विनय ने ऋषि को कॉल तो नहीं किया, पर उसे नैना की बातों पर यकीन भी नहीं हुआ। विनय ने मन ही मन सोचा, नैना तो एक्साइटेड हो सकती है, पर मैं कैसे हो जाऊं? उसे तो ऋषि सर के मैनेज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम नहीं है, पर मुझे तो पता है कि किन हालातों में ऋषि सर ने जूही मैम से शादी की थी। इतना तो मैंने भी नोटिस किया है कि ऋषि सर अब जूही मैम को पहले से बेहतर ट्रीट करते हैं, पर इतना लगता तो नहीं कि उनके लिए अपना स्केड्यूल बदल दे। सर ने आज तक किसी के लिए कभी नहीं किया। जब से मैंने सर को जाना है, उनके लिए हमेशा ही उनका काम प्रायोरिटी रहा है। इन दिनों सर मुझे ऑफिस का काम संभालने को कह देते हैं, इसीलिए मैं सारा वक्त उनके साथ भी नहीं रहता था। तो मुझे नहीं पता क्या सर सच में बदल गए हैं। विनय सोच ही रहा था कि उतने में नैना ने उसे बताया, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, पर यही सच है। पता है तुम्हें, कुछ दिनों पहले ऋषि सर ने मुझे बुलाकर पूछा कि लड़कियों को क्या पसंद है, उन्हें खुश कैसे करते हैं। मैं पहले तो शॉक्ड ही रह गई, फिर समझ आया कि ऋषि सर कितने रोमांटिक है और जूही मैम कितनी लकी है। और तो और आज सर ने मुझे रोमांटिक लंच की सेटिंग भी कराई। अब बोलो, सर मैम की वजह से ही लेट हुए हैं ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो शांति से मेरे साथ यही खड़े होकर वेट करो। विनय जितना नैना की बातें सुन रहा था, उतना ही उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, लंच, रोमांटिक सेटिंग, ये नैना ऋषि सर के बारे में ही बात कर रही है ना? कैसे? तभी विनय को ऋषि का सुबह वाला फोन याद आया, जिसमें ऋषि ने उससे पूछा था कि हाउ टू मेक अ गर्ल हैप्पी। ये बात आते ही विनय ने खुद से सवाल किया, तो क्या वो ऋषि सर ने जूही मैम के लिए पूछा था? फिर कुछ सोचकर विनय ने खुद को डांटते हुए कहा, नैना सही कहती है, इडियट हूं मैं बिल्कुल। ऋषि सर जूही मैम को लेकर ही पूछेंगे, और किसके लिए पूछेंगे? देखा नहीं था तूने कि हॉस्पिटल में जब मैम बेहोश हुई थी तो सर कितना परेशान हो गए थे, और फोटोज वाले इंसिडेंट में भी। गॉड, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? सर आजकल रात में ऑफिस में भी नहीं रुकते, हमेशा टाइम पर घर चले जाते हैं। तो क्या ये सब भी जूही मैम की वजह से है? विनय सोच ही रहा था कि इतने में उसे नैना की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, देखो देखो, ऋषि सर जूही मैम के साथ आ गए, और देखो दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। सो क्यूट। नैना के कहने पर विनय ने भी ऋषि और जूही की तरफ देखा तो शौक के कारण विनय की आंखें ही बाहर आ गई। उसने मन ही मन सोचा, सर ने जूही मैम का हाथ पकड़ा हुआ है? ऋषि सर मुस्कुरा रहे हैं। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
इसके बाद विनय ने अपनी आंखें मली और वापस से ऋषि और जूही की ओर देखा। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा, सब कुछ हकीकत है। वाओ, जूही मैम कमाल है, इतने कम वक्त में उन्होंने सर को बदल दिया। हैट्स ऑफ टू यू मैम। साइड से नैना ने विनय से कहा, विनय अपना मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। नैना की बात सुनकर विनय ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। फिर विनय ने नैना से पूछा, यार तुम मुझे एक बात बताओ, सर मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे साथ सीक्रेट शेयर करते हैं, फिर तुम्हें मुस्कुराते हुए सर अजीब क्यों नहीं लग रहे? नैना पहले तो विनय का कंफ्यूज्ड फेस देखकर हंसने लगी। फिर उसने कहा, मैंने कहा ना, तुम जैसे ऑल टाइम सिंगल इंसान को ये सब समझ नहीं आएगा। जानी, ये प्यार की ताकत है। नैना की बात पर विनय ने मुंह बनाते हुए सोचा, प्यार की ताकत? हाँ, मुझे याद है, शुरुआत में नैना भी टॉमबॉय जैसी हुआ करती थी, पर जब से उसका बॉयफ्रेंड बना है, ये लड़कियों जैसी हरकतें करने लगी है। सच में प्यार की ताकत बड़ी ही खतरनाक है। तभी नैना ने विनय को अपने हाथ की कोहनी से मारते हुए कहा, चलो चलो, बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम पर लग जाओ। नैना के इतना कहते ही विनय और नैना दोनों ही ऋषि और जूही की तरफ बढ़े। ऋषि और जूही के पास पहुंचते ही विनय और नैना ने साथ में उन्हें ग्रीट किया। विनय और नैना को देखकर जूही ने अपना हाथ ऋषि के हाथ से पीछे खींच लिया। उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट में लाल हो गया था। अपने खाली हाथ को देखकर ऋषि ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने जूही के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब मैं विनय के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, आज वहीं से काम करूंगा। तुम नैना के साथ घर जाओ और घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। ज्यादा रात तक मत जागना, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ऋषि की बातें सुनकर जूही को लग रहा था कि वो दोनों नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, जहां हस्बैंड काम पर जाने से पहले वाइफ को अपना ख्याल रखने को कहता है। जूही को हमेशा से अपने लिए यही तो चाहिए था, एक प्यारा सा परिवार। जूही ने ऋषि की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके बाद जूही नैना के साथ जाने लगी। कार में बैठने से पहले उसने एक बार ऋषि की ओर पलट कर देखा और फिर वो कार में बैठकर नैना के साथ सिंघानिया विला की ओर चली गई। जूही के जाने के बाद कुछ देर तक ऋषि उसी की ओर देखता रहा, जहां कुछ देर पहले जूही थी। इसके बाद एक गहरी सांस लेकर ऋषि ने विनय से कहा, लेट्स गो। कार में बैठने के बाद विनय ने ऋषि से पूछा, सर, डू आई नीड टू डू समथिंग? विनय इतना तो ऋषि को समझता था कि वो ये जान सके कि ऋषि को जूही की परवाह होने लगी है। इनका रिश्ता बस एक डील नहीं रह गया है। इसीलिए विनय ने ऋषि से पूछा कि अगर उसे किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। ऋषि ने बाहर डूबते सूरज को देखते हुए कहा, नहीं, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। फिर कुछ सोचकर ऋषि ने कहा, बस जूही की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। विनय ने सीरियसली कहा, यस सर। दूसरी तरफ जूही अब सिंघानिया विला पहुंच चुकी थी। जब जूही सिंघानिया विला में अंदर पहुंची तो उसे वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। सारे विला में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसी शांति जूही को किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। जूही ने घबराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। जूही मन ही मन सोच रही थी, कितना डरावना है सब कुछ, पर क्यों? कहीं इशिका सिंघानिया ने फिर से कोई तोड़फोड़ तो नहीं मचाई? जूही सोच ही रही थी कि क्या हुआ होगा कि तभी उसे किचन से किसी की बात करने की आवाज आई। तो जूही उसी आवाज के पीछे किचन चली गई। किचन के बाहर पहुंचकर जूही ने सुना, वो कृति खुद को समझती क्या है जो हमारे ऋषि सर के पीछे आ सके? तभी किसी और ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, सही हुआ उस कृति के साथ। जूही किचन के बाहर खड़े होकर बातें सुन ही रही थी कि तभी इशिका सिंघानिया ने पीछे से उसे आवाज दी, जूही। अपना नाम अचानक से सुनकर जूही चौंक गई और वो अपने दिल पर हाथ रखकर उसे थपथपाने लगी। फिर जूही गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया की ओर मुड़ी और उन्हें देखकर वो ऑकवर्डली हंसकर बोली, हेलो मिसेस सिंघानिया। इशिका सिंघानिया की आवाज सुनकर किचन में बात कर रही मेट भी बिल्कुल शांत हो गई और किचन से अपना सिर झुकाकर बाहर आ गई। इशिका सिंघानिया ने पहले उन मेट की ओर देखा। इशिका सिंघानिया के देखने भर से मेट कांपने लगी और इशिका सिंघानिया के इशारे से वो दोनों मेट अपना सिर झुकाकर ही वहां से चली गई। जूही ने आज दूसरी बार इशिका सिंघानिया का खौफ इतने करीब से महसूस किया था। मेट्स के जाने के बाद इशिका सिंघानिया ने जूही को ऊपर से नीचे बड़े ध्यान से देखा। इशिका सिंघानिया को अपनी ओर ऐसे देखता देख
जूही थोड़ा कॉन्शियस हो गई। जूही ने जब कुछ नहीं कहा तो इशिका सिंघानिया ने ही जूही से पूछा, जूही, तुमने अपनी ड्रेस बदली है? मुझे याद है सुबह तुमने कोई और कपड़े पहने थे। इशिका सिंघानिया के बोलने के बाद जूही ने अपनी ड्रेस को हाथ से छुआ। फिर इशिका सिंघानिया की ओर देखकर उसने कहा, हाँ, ऋषि को मेरी सुबह वाली ड्रेस अच्छी नहीं लगी तो उसने नैना से कहकर मेरे लिए ये। इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, ओह, तो ऐसा था। जूही के जवाब पर इशिका सिंघानिया को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि आज तक जूही ने उनसे कभी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने सुबह नैना को अपनी आंखों से देखा था और ऋषि ने उन्हें खुद बताया था कि वो आज जूही को बाहर काम से ले जाने वाला है। और इशिका सिंघानिया को खुद भी जूही की सुबह वाली ड्रेस शैबी लग रही थी। जब जूही ने देखा कि इशिका सिंघानिया ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है तो जूही ने चैन की सांस ली। जूही ने मन ही मन सोचा, कभी कभी आलसी होना भी अच्छा होता है। अगर ऐसा ना होता और मैं ऋषि के दिए हुए सभी पर्सेस और ड्रेसेस यहाँ ले आती तो पता नहीं फिर मैं इशिका सिंघानिया से क्या कहती। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने अभी अभी अपने सिर से एक बड़ा खतरा टाल दिया है। जूही मन ही मन खुद को शाबाशी दे रही थी। इतने में इशिका सिंघानिया ने उससे कुछ ऐसा कहा कि जूही की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर इशिका सिंघानिया ने जूही से ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना सरप्राइज्ड हो गई। मेट्स किस बारे में बात कर रही थी? आखिर क्या हुआ है कृति के साथ? और सभी मेट्स इशिका सिंघानिया से इतना क्यों डरती हैं? आखिर इशिका सिंघानिया की सच्चाई क्या है? क्या ऋषि इस सच से वाकिफ है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही फार्म हाउस से वापस सिंघानिया विला आ गई थी। वहां उसकी बदली हुई ड्रेस को देखकर इशिका सिंघानिया ने उससे सवाल किए थे, जिनके जवाब में जूही ने उनसे झूठ बोल दिया कि ऋषि को उसकी पहली वाली ड्रेस शैबी लगी थी, इसीलिए नैना से कहकर उसने जूही को ये नई ड्रेस दे दी। इशिका सिंघानिया ने जूही की बातों पर विश्वास कर लिया था। फिर कुछ सोचकर इशिका सिंघानिया ने जूही से कहा, जूही, मैं तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेसेस ले आऊंगी, आगे से तुम उन्हें ही पहनना। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही ने इशिका सिंघानिया को मना करते हुए कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर इशिका सिंघानिया ने जूही की एक ना सुनी। उन्होंने कहा, देखो जूही, अब तक तुम जैसे भी रही वो तुम्हारी जिंदगी थी, पर अब नाम के लिए ही सही पर तुम ऋषि की बीवी हो तो उसकी इमेज का ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट इट? और मैं नहीं चाहती कि कपड़ों जैसे मामूली कामों के लिए ऋषि परेशान हो। इशिका सिंघानिया के इतना कहने के बाद जूही ने धीमे से हाँ कर दिया। ये देखकर इशिका सिंघानिया जूही के करीब आ गई और जूही के गालों को छूते हुए बोली, और वैसे भी यंग होना कितना अच्छा होता। ये नेचुरल खूबसूरती, ये सॉफ्ट स्किन, सब कितना अच्छा है ना। इसको यूं जाया मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर दिखो। जूही ने बिना कुछ कहे बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर एक आखिरी मुस्कान के साथ इशिका सिंघानिया ने अपना हाथ जूही के गाल से हटा लिया। इशिका सिंघानिया के हाथ हटाने के बाद जूही ने चैन की गहरी सांस ली। न जाने क्यों इशिका सिंघानिया के हाथ का छुअन ऐसा लगा जैसे कि उसके शरीर में सांप लौट गए हो। फिर इशिका सिंघानिया ने थोड़ा पीछे हटकर जूही से पूछा, वैसे तुम्हें भूख लगी थी क्या? तुम किचन के बाहर क्या कर रही थी? जूही पहले कुछ पल शांत रही, फिर उसने धीमे से इशिका सिंघानिया से कहा, वो मैंने नौकरों को मिस कृति के बारे में बात करते हुए सुना था तो। जूही की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने मुस्कुराकर जूही से कहा, अरे ये नौकर बिना गॉसिप किए उन्हें खाना हजम नहीं होता। लगता है मुझे उनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पर तुम ज्यादा मत सोचो। जूही ने इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, वो लोग तो बस बातें कर रही थी, मैं ही उनके पीछे खड़ी हो गई। आप प्लीज मेरी वजह से उन्हें सजा मत दीजिएगा। जूही की बात पर इशिका सिंघानिया मुस्कुरा थी। उन्होंने ना हाँ की और ना ही ना। फिर थोड़ी देर चुप रहकर जूही ने इशिका सिंघानिया से पूछा, पर मिसेस सिंघानिया, मिस कृति को क्या हुआ है? सवाल करने के बाद जब जूही ने इशिका सिंघानिया को अपनी ओर अजीब आंखों से देखते हुए देखा तो जूही ने जल्दी से कह दिया, पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती तो। जूही के इतना कहते ही इशिका सिंघानिया हंसकर बोली,
नहीं, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए? बात यह है कि कृति आज एक मॉल में गई थी। वहां हाई सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी एक सांप ने उसे काट लिया। किस्मत अच्छी थी उसकी जो वो बच गई। और बाद में उसने बताया कि वो ऋषि के साथ पार्टी में गई थी और ऋषि को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं थे। तो इशिका सिंघानिया ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। जानने वाले सब समझ ही जाते हैं कि आखिर इशिका सिंघानिया के कहने का मतलब क्या था, तो जूही भी समझ ही गई। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऋषि का मनहूस इफेक्ट इतना डेंजरस है कि किसी से एक बार मिलने पर भी वो असर छोड़ देता है? जूही का डर से सफेद पड़े चेहरे को देखकर इशिका सिंघानिया ने जूही का हाथ पकड़ लिया और फिर वो बोली, अरे जूही, तुम क्यों डर गई हो? तुम्हारे मन में ऋषि के लिए थोड़ी कोई ऐसी फीलिंग्स है जो नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम्हारा तो उसके साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन सा तुम उसके करीब हो? इशिका सिंघानिया की करीब वाली बात सुनते ही जूही के दिमाग में कुछ सीन्स आने लगे, जैसे जब ऋषि ने उसे हक किया, होंठों पे किस किया और भी बहुत कुछ। जूही ने अपना पसीना पोंछते हुए सोचा, क्या सच में ऋषि से एक बार मिलने वालों का हाल मौत है? पर जूही ने इशिका सिंघानिया के सामने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। जूही को घबराया देखकर इशिका सिंघानिया ने फिर जूही से कहा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। चलो मुस्कुरा दो अब। ये चिंता की लकीर तुम्हारी खूबसूरती को खराब कर रही है। ऐसे मत इसे बर्बाद करो। देखो मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही ने उनसे कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। अगर हम आज बाहर जाए तो लोग आपको मेरी बड़ी बहन कहेंगे। जूही की बात सुनते ही इशिका सिंघानिया जूही से पूछ बैठी, और मुझे और ऋषि को देखकर? इस पर जूही ने बिना कुछ सोचे कह दिया, आप दोनों को भाई बहन समझेंगे। जूही का जवाब सुनकर इशिका सिंघानिया का चेहरा लटक गया। जूही ने यह देखकर सोचा, अब इन्हें क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सही तो कहा कि भाई बहन समझेंगे। अब क्या इन्हें कपल सुनना था? नहीं नहीं जूही, तू भी क्या सोच रही है? फिर जूही ने इशिका सिंघानिया से धीमे से पूछा, क्या हुआ मिसेस सिंघानिया? जूही की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने सोचा, मैं जूही से कैसे इस बात को लेकर नाराज हो सकती हूँ? इस दुनिया के कानून ही घटिया है जो वो मेरे और ऋषि के प्यार को समझ नहीं सकते। अब मैं जूही को क्या दोष दूं? इशिका सिंघानिया ने सोचकर जूही से कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर अपना सिर हिला दिया। इसके बाद जूही ने इशिका सिंघानिया से कहा, मिसेस सिंघानिया, मैं आज दिन भर बाहर थी तो मैं थोड़ा थक गई हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं रूम में जाकर आराम कर लूं? इशिका सिंघानिया ने कहा, ओह ओके, तुम जाओ रेस्ट करो। रूम में जाते ही जूही बस कृति के बारे में ही सोच रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर कृति के बारे में सुनकर मुझे इतना अजीब लग रहा तो ऋषि को कैसा लग रहा होगा? काश कोई उसको इस बारे में कुछ न बताए। वो कैसे बर्दाश्त करता होगा जब लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते होंगे। नहीं, प्लीज भगवान जी, ऋषि को इस बारे में कुछ मत मालूम होने देना। जहां एक तरफ जूही भगवान से प्रे कर रही थी कि ऋषि कृति वाली बात से बेखबर रहे, वहीं दूसरी तरफ ऋषि के पास विशाल का कॉल आता है। विशाल का नाम फोन स्क्रीन पर फ्लैश होता देख ऋषि ने पेन टेबल पर रख दिया और फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से विशाल ने कहा, हेलो ऋषि, कैसे हो? विशाल की टोन से ऋषि को समझ आ गया कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, तो ऋषि ने बिना इधर उधर की बात किए सीधे विशाल से पूछा, बोलो क्या बात है? विशाल ने ऋषि का सवाल सुनकर एक गहरी सांस ली, फिर उसने ऋषि को बताया, वो मुझे ये बात पता चली तो मुझे लगा कि तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए, तो बट प्लीज ज्यादा मत सोचना। इतने में ऋषि ने विशाल की बात को आधे में काटते हुए कहा, विशाल, मेरे पास बेकार का टाइम नहीं है, सीधे टॉपिक पर आओ। ऋषि की बात सुनकर विशाल ने कहा, वो आज कृति मॉल गई थी और वहां उसे एक सांप ने काट लिया, तो अब यही बात सब जगह फैली है कि वो तुमसे मिली थी, इसीलिए। ऋषि ने विशाल की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस लेकर ऋषि ने विशाल से कहा, ठीक है, आई नो,
इतना कहकर ऋषि ने फोन काट दिया। ऋषि को इस वक्त सिर्फ जूही की चिंता सता रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं सच में मनहूस हूं। अगर 2 दिन मिलने से कृति की ये हालत हो गई है तो मेरी जूही नहीं, उससे कुछ नहीं हो सकता। इतना सोचकर ऋषि अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। वो ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे दरवाजे पर विनय मिला। ऋषि को यूं हड़बड़ाहट में देखकर विनय चौकन्ना हो गया। उसने ऋषि से पूछा, सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऋषि ने अपना सिर हिलाकर विनय से कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे घर में कुछ काम है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना काम खत्म करके घर चले जाना। ऋषि की बात सुनकर विनय ने कहा, ओके सर। फिर जब ऋषि अपने केबिन से निकलने ही वाला था तभी विनय ने पीछे से उसे टोकते हुए कहा, सर। ऋषि ने पलटकर विनय से पूछा, यस, एनीथिंग एल्स? विनय ने फिर ऋषि की ओर देखकर कहा, हाँ सर, आपने मुझे जूही मैम के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने को कहा था ना, उसमें आज एक नई बात पता चली है। जूही का नाम सुनकर ऋषि अपनी जगह पर रुक गया। उसने विनय से पूछा, तुम रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? ऋषि के सवाल पर विनय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये सुनकर ऋषि वापस से अपनी जगह पर बैठ गया और उसने विनय से कहा, टेल मी। जहां एक ओर ऋषि जूही को लेकर परेशान था, वहीं दूसरी ओर जूही भी ऋषि के लिए दुखी थी। जूही को ऋषि के मनहूस होने से डर नहीं लग रहा था, पर उसे ऋषि की फिक्र में बेचैनी सता रही थी। जूही पहले अपने बेड पर लेटी, फिर उसे वहां चैन नहीं आया। उसे ऋषि की याद सताने लगी, तो जूही उठकर उस सोफे पर लेट गई जहां रोज ऋषि सोया करता था। जूही ने ऋषि की यूज किए हुए चादर को कसकर पकड़ लिया और उसमें से आती ऋषि की खुशबू से उसे सुकून मिला और वो वहीं सो गई। सिंघानिया कॉर्पोरेशन में विनय ने ऋषि के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर ये देखिए, ये है उस ट्रक ड्राइवर की बैंक डिटेल्स। इन्हें देखकर पता चलता है कि एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही उसके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। ऋषि ने एक नजर फाइल पर डाली और फिर उसने कहा, पर यहां तो मेंशन्ड है कि ये एक एनोनिमस डोनेशन है, तो विनय ने अपनी बात समझाते हुए कहा, हाँ मुझे भी पहले यही लगा था, तो मैंने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया, पर मुझे कहीं से ये भी पता चला कि आखिर डोनेशन किया किसने। और सर ये बात थोड़ी अजीब है, क्योंकि जो भी हो, कुछ हुआ है तो उसके तो ट्रेसेस होने चाहिए ना, पर इस केस में तो जैसे जानबूझकर सब मिटा दिया गया हो। ऋषि विनय की बात को समझ रहा था और वो खुद भी अपने मनहूस होने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, पर बार बार हर इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर पहुंच जाती थी। तो अब ऋषि खुद भी कहीं खुद को मनहूस मानने लगा था। वो कहते हैं ना, बार बार कोई सामने झूठ भी कहे तो कुछ वक्त बाद वही सच लगने लगता है। और ऋषि के साथ तो ये भद्दा मनहूस वाला मजाक 5 बार हो चुका था। ऋषि को इस बार अब इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसने विनय से कह दिया, ओके, इन्वेस्टिगेटेड। ऋषि को यूं देखकर विनय ने खुद से वादा किया, मैं ऋषि सर को यूं दुखी नहीं होने देख सकता, मैं इस मैटर की तह तक जाकर रहूंगा। इसके बाद विनय ये सर बोलकर वहां से चला गया और ऋषि तो वैसे भी इस वक्त बस जूही के पास रहना चाहता था, तो वो भी जल्दी से सिंघानिया विला के लिए निकल गया। क्या सच में ऋषि मनहूस है या ये सब किसी की साजिश का अंजाम है? क्या ऋषि अपनी किस्मत से हार मानकर जूही से दूर चला जाएगा? क्या जूही इस टूटे हुए ऋषि को अपने प्यार से जोड़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि को विशाल से मालूम चला था कि कृति को मॉल में सांप ने काट लिया था, जिसे सुनकर ऋषि को अपने मनहूस होने की बात याद आ गई थी और वो जूही के लिए डर गया था। इसीलिए ऋषि रात में ही जूही से मिलने सिंघानिया विला पहुंच जाता है और दूसरी तरफ जूही की नींद खुलती है। उसने उठकर अपने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि वो ऋषि के कमरे में नहीं बल्कि किसी सुनसान जगह पर थी। ये देखकर जूही बहुत घबरा जाती है। वो ऋषि को मदद के लिए पुकारती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी कोई अनजान इंसान उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे देखकर जूही और जोर जोर से चिल्लाने और भागने लगती है। भागते भागते जूही पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाती है। जब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता तो जूही पीछे मुड़कर उस अनजान इंसान की ओर देखती है। उससे रहम की भीख मांगती है, पर वो इंसान नहीं रुकता।
और जूही को पहाड़ की चोटी से धक्का मार कर गिरा देता है। जूही ऋषि का नाम पुकारते हुए नीचे अंधेरी खाई में गिरती चली जाती है। ऋषि! जूही ऋषि का नाम जोर से पुकार कर उठी तो उसने पाया कि उसके सामने ऋषि बैठा हुआ था। ऋषि को अपने सामने देखकर जूही ने उसे गले से लगा लिया। ऋषि ने जूही को चुप कराते हुए कहा, श्श, मैं यही हूं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, चुप हो जाओ अब। ऋषि की बात सुनकर जूही ने ध्यान दिया कि वो रो रही थी। उसने ऋषि की शर्ट में ही अपने आंसू पोंछ लिए और कुछ देर बाद जब जूही कुछ शांत हुई तो ऋषि ने उससे पूछा, तुमने कोई बुरा सपना देखा? Want to talk about it? जूही ने अपना सिर ना में हिला दिया। जूही ने फिर ऋषि का चेहरा प्यार से छूते हुए उससे पूछा, ऋषि, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं ऋषि ने जूही की आंखों में क्या देखा कि उसने जूही से पूछा, तुमने कृति के बारे में सुना? क्या इसी वजह से तुम्हें बुरा सपना आया था? ऋषि की बात सुनकर जूही ने उससे पूछा, तुम्हें पता है, इसने बताया तुम्हें? ऋषि ने जूही के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जूही के बाल सहलाते हुए उससे कहा, हाँ, मैंने सुना उसके बारे में, इसीलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आया था। मुझे लगा तुम कृति के बारे में सुनकर घबरा गई होगी, क्योंकि तुम्हें आगे भी मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। ये सब बोलते वक्त ऋषि की आंखें झुकी हुई थी। जूही ने पहली बार इतने बिखरे हुए ऋषि को देखा था। ये ऋषि जूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जूही के हिसाब से गुस्सा करता, रौब झाड़ता ऋषि ही अच्छा है। ये दुख ऋषि को सूट नहीं करता। तो जूही ने जल्दी से ऋषि का चेहरा अपने हाथों से ऊपर किया और फिर जूही ऋषि की आंखों में देखकर बोली, ऋषि, मैं तुमसे कभी नहीं डर सकती, बल्कि मुझे तो यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मुझे कोई परेशानी छू भी नहीं पाएगी। और रही बात जो भी कृति के साथ हुआ, वो सिर्फ एक इत्तेफाक है। तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में, ओके? जूही की बात सुनते ही ऋषि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। ऋषि की ये किस बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर थी, मानो इस किस से ऋषि अपने दिल की सभी बातें जूही को बता देना चाहता हो। ऋषि ने मन ही मन सोचा, ऐसे तो जूही सबसे ज्यादा डरपोक है, बात बात पर रोने लगती है, पर आज जब सभी ने मुझे मनहूस कहकर ठुकरा दिया, तब भी सिर्फ जूही ने मुझे थामे रखा है। ऐसे कैसे नहीं होगा मुझे इससे प्यार? कहने को तो मैं जूही को उसके नाइटमेयर से बचा रहा हूं, पर सच तो यही है कि जूही मेरा वो किनारा है जो मुझे अंधेरे में होने नहीं देता। ऋषि के अचानक किस करने की वजह से जूही सरप्राइज्ड हो गई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये ऋषि को आजकल मुझे किस करना कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आ गया है। ना वक्त देखता है, ना जगह, बस शुरू हो जाता है। सच में कैसी भी सिचुएशन हो, लड़कों के दिमाग में क्या सिर्फ यही सब चलता है? ऋषि और जूही एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी किसी ने जोर जोर से डोर नॉक किया। नॉक की आवाज सुनकर जूही एकदम शांत हो गई और फिर ऋषि को हटाने की कोशिश करने लगी, पर ऋषि ने पीछे हटने की जगह जूही को और कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। तो जहां एक ओर जूही की धड़कनें बढ़ रही थी, वहीं डोर पर नॉक अब भड़ भड़ की आवाज में बदल चुका था। पर ऋषि वो अब भी नहीं रुका। लेकिन अब इशिका सिंघानिया का पेशेंस भी खत्म होने लगा था। उन्होंने दरवाजे के बाहर से चिल्लाकर कहा, ऋषि, मुझे पता है कि तुम घर आए हो, दरवाजा खोलो वरना मैं खोलकर अंदर आ जाऊंगी। ऋषि! ऋषि जानता था कि इशिका सिंघानिया की कोई सीमा नहीं है, वो सच में अंदर चली आएंगी। तो ऋषि ने जूही को किस करना बंद किया, पर अभी भी जूही ऋषि की बाहों में ही थी। ऋषि ने जूही के माथे को चूमते हुए कहा, वेट, खोल रहा हूं मैं डोर। ऋषि की आवाज सुनकर इशिका सिंघानिया चुप हो गई। फिर ऋषि ने गहरी सांस ली और जूही को अपनी गोद में भरकर बेड की ओर ले जाने लगा। जूही को बेड पर लेटाकर ऋषि ने कहा, यहां लेटो और सोने की एक्टिंग करो, ओके? अब बिल्कुल आवाज मत करना, और अगर तुम्हें मेरी खुशबू के बिना नींद नहीं आए तो मैं बस इशिका सिंघानिया से बात करके यूं तुम्हारे पास चला आऊंगा। ऋषि की बात सुनकर जूही समझ गई थी कि ऋषि उसे सोफे पर लेटने के लिए छोड़ रहा है, पर फिर भी ऋषि की बात सुनकर जूही का चेहरा लाल हो गया। ऋषि की बात मानकर जूही ने इशिका सिंघानिया के सामने सोने का नाटक किया। इतने में ऋषि ने एक आखिरी बार कमरे की हालत देखी और फिर उसने इशिका सिंघानिया के लिए दरवाजा खोल दिया।
ऋषि ने दरवाजा खोलकर इशिका सिंघानिया से पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? इशिका सिंघानिया ने ऋषि को देखकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, बस मिसेस चंद्रा से मुझे पता चला था कि तुम घर आए हो तो मैं तुमसे मिलने चली आई। ऋषि ने इशिका सिंघानिया की बात पर अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो एक मेरी फाइल यहाँ छूट गई थी तो बस वही लेने आया था। ये सुनकर इशिका सिंघानिया ने कहा, अरे इतने से काम के लिए तुम क्यों आए? तुम्हें ऐसे कामों के लिए विनय को भेजना चाहिए था। अब देखो तुम्हारी भागा दौड़ी हो गई ना। इस पर ऋषि ने कहा, नहीं, विनय को मैंने कुछ और काम दिया था और वैसे भी ये फाइल थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसे मेरा ले जाना ही ठीक रहेगा। ये सुनकर इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर इशिका सिंघानिया ऋषि को देखकर बोली, ऋषि तुम अपना ख्याल नहीं रखते क्या? तुम इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो क्या? पर ऋषि ने इशिका सिंघानिया की बात पर बस अपना सिर ना में हिला दिया। तो इशिका सिंघानिया ने अपनी तरफ से ही ऋषि को सजेशन देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम ऑफिस के कामों में बहुत बिजी रहते हो, पर सेहत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो क्यों ना मैं मिसेस चंद्रा के हाथों रोज तुम्हारे लिए लंच भिजवा दिया करूं? ऋषि ने इशिका सिंघानिया के सजेशन को सीधे मना कर दिया। उसने कहा, लंच की कोई जरूरत नहीं है, मैं आधे से ज्यादा टाइम बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो ऐसे में आप लंच रहने नहीं दीजिए। ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने कहा, नहीं ऋषि, मुझे तुम्हारा कोई भी काम करने में कभी थकान नहीं हो सकती। याद करो, जब तुम स्कूल में थे तभी तो मैं तुम्हारे लिए लंच लाया करती थी। इशिका सिंघानिया बीते वक्त को याद करते करते उसी में खो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, वो भी क्या दिन थे जब ऋषि मुझसे बातें करता था, पर अब तो जैसे हमारे बीच एक दीवार आकर खड़ी हो गई। अब तो ऋषि मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि भी मन ही मन सोचने लगा, सच ही तो है, मिसेस सिंघानिया ने ही मेरा हमेशा से ख्याल रखा था। माँ के जाने के बाद मैं एकदम अकेला हो गया था। मिस्टर सिंघानिया को तो मारपीट से ही फुर्सत नहीं रही। दादाजी ही मुख्य प्यार करते थे, पर बिजनेस के सिलसिले में वो भी बिजी रहते थे, तो घर में बचते थे बस मैं और मिसेस सिंघानिया। तो इन्होंने ही तो तब से मेरा ख्याल रखा था। अगर उस दिन शिव सिंघानिया के ऑफिस में मैंने इशिका सिंघानिया का वो घिनौना रूप ना देखा होता तो शायद आज भी हमारा रिश्ता बचपन सा ही करीब होता। पर अब बीते हुए कल को कौन बदल सकता है? सबको उसी के साथ जीना होगा। पास्ट को सोचकर या जूही के साथ बिताए हुए पलों की वजह से, कारण जो भी हो, ऋषि का मूड अभी बहुत अच्छा था, तो उसने मुस्कुराकर इशिका सिंघानिया से कहा, अब बहुत देर हो गई है, आप भी सो जाइए। ऋषि को खुद को देख मुस्कुराता इशिका सिंघानिया खुशी से पागल हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऋषि मुझे देखकर मुस्कुराया, उसे मेरी परवाह है, मेरा तो आज का दिन ही सफल हो गया। जब इशिका सिंघानिया ने कुछ देर तक भी ऋषि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो ऋषि ने वापस से उनसे कहा, मिसेस सिंघानिया, मैं कह रहा था ना कि काफी लेट हो गया है, अब आप भी जाइए, सो जाइए। ऋषि की मुस्कान देखकर इशिका सिंघानिया का दिल जोर से धड़कने लगा। इशिका सिंघानिया का एक पल को तो मन हुआ कि वो ऋषि को गले से लगा ले, पर वो रुक गई। इशिका सिंघानिया इतनी जल्दी ऋषि से दूर नहीं जाना चाहती थी, तो उन्होंने कुछ सोचकर ऋषि से कहा, अच्छा ऋषि, तुमने मिस कृति वाली बात सुनी? ऋषि ने कृति का नाम सुनकर अपने आप आंखें झुका ली और धीमे से कहा, हाँ। ऋषि जानता था कि उसने उन लड़कियों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है, पर हमेशा सबसे ये सुनकर कि उन लड़कियों की हालत का जिम्मेदार ऋषि है, ऋषि कहीं ना कहीं इस बात को सच मानने लगा था और ऐसी न्यूज सुनकर शर्मिंदा हो जाता था। इशिका सिंघानिया ऋषि से कह रही थी, ऋषि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, और मैंने कृति के घर पर कंसर्न शो करने के लिए गिफ्ट्स भिजवा दिए हैं। माना कि तुमने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, पर अपनी बात पूरी किए बिना ही इशिका सिंघानिया बीच में ही रुक गई। सुनने वाले को लगेगा कि इशिका सिंघानिया ऋषि को कंफर्ट कर रही थी, पर ऋषि ही जानता था कि ये बातें उसे कितना दुख पहुंचा रही थी। ये बातें ऋषि को याद दिलाती थी कि वो जिम्मेदार है सभी लड़कियों की हालत का, कि उसे हक नहीं खुशी का, प्यार का, उसे अपनी लाइफ अकेले ही बितानी पड़ेगी। ऋषि जितना इस बारे में सोचता, उतना ही अंदर टूटता जाता। इशिका सिंघानिया इतने में नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, ऋषि तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में, बस जल्दी से एक लड़की को ढूंढो
जिसके जीन्स अच्छे हो और सरोगेसी का प्लान करो। तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है। बस तुम्हें एक शीशे में अपना स्पर्म देना होगा एंड दैट्स ऑल। है ना अच्छा? इशिका सिंघानिया की ये बात सुनकर ऋषि गुस्से में बोला, क्या बकवास है। मैं किसी भी औरत के साथ बच्चा नहीं करूंगा जिससे मैं प्यार नहीं करता। ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया तो जैसे पागल हो गए। उन्होंने ऋषि को कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर ऋषि ने अपना आपा खो दिया। आखिर इशिका सिंघानिया ने ऋषि से ऐसा क्या कह दिया कि उसका खुद पर काबू ही नहीं रहा? क्या ऋषि इशिका सिंघानिया की बातों में आकर सरगेसी के लिए तैयार हो जाएगा? आखिर क्या है ऋषि के मनहूस होने का सच? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया ने ऋषि को सरोगेसी के थ्रू बच्चा करने को कहा था, जिसे सुनकर ऋषि ने गुस्से में इशिका सिंघानिया के ऊपर चिल्ला दिया। ऋषि के इनकार से अब इशिका सिंघानिया ने भी अपना आपा खो दिया और इशिका सिंघानिया ने ऋषि से वो कहा जिसे सुनकर ऋषि को सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। उन्होंने ऋषि से कहा, क्या सोच रहे हो तुम ऋषि? प्यार तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम नहीं जानते क्या कि तुम्हारी वजह से पहले भी जाने गई है? क्या तुम और लड़कियों की मौत की वजह बनना चाहते हो? जब ऋषि ने कुछ नहीं कहा तो इशिका सिंघानिया ने एक बार फिर कहा, देखो, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। ऋषि, मैं जो कहती हूँ सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए होता है। ऋषि, सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? देखो, अभी जब तुम्हारा जूही के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब वो भी यहाँ से चली जाएगी। फिर सिर्फ मैं, तुम और तुम्हारा बच्चा यहाँ रहेंगे, एक परिवार की तरह। ठीक है ना ऋषि? जूही के जाने की बात सुनकर ऋषि बौखला उठा। उसने इशिका सिंघानिया के ऊपर चिल्लाकर कहा, इनफ, जस्ट शट अप। ऋषि का चिल्लाना सुनकर इशिका सिंघानिया एकदम चुप हो गई। उन्होंने सोचा, लगता है इस बार मैंने ऋषि को अपनी बातों से कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। फिर ऋषि ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और धीमे से इशिका सिंघानिया से बोला, बहुत लेट हो गया है, आप अपने रूम में जाइए, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं। इशिका सिंघानिया ऋषि से फिर से कुछ कहना चाहती थी, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही ऋषि ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त इशिका सिंघानिया का मूड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो मन ही मन बंद दरवाजे को देखकर सोच रही थी, ऋषि, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे इस ख्याल से भी कि तुम किसी और से प्यार करोगे और उसके साथ अपना बच्चा पैदा करोगे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं पागल होने लगती हूं। ऋषि, जो भी हो जाए, तुम हमेशा सिर्फ मेरे हो। हमारा एक परिवार होगा जिसमें सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारा बच्चा होगा। उसमें और किसी की कोई जगह नहीं होगी। तुम ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना सबके लिए अच्छा होगा। इतना सोचकर इशिका सिंघानिया वहां से चली गई। ऋषि भी दरवाजा बंद करने के बाद उसी में टिक कर खड़ा हो गया। उसके मन में इस वक्त तूफान चल रहा था। वो मन ही मन सवाल कर रहा था, गॉड, क्या बिगाड़ा है मैंने कभी किसी का? क्यों मुझे जिंदगी अकेले बिताने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? फिर ऋषि ने जूही के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, क्यों मेरी मोहब्बत मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे गले नहीं लगा सकता? ऋषि किसी अंधेरी खाई में गिरता जा रहा था कि उतने में अंधेरे के सन्नाटे को चीरती हुई आवाज ने ऋषि को पुकारा, ऋषि, ऋषि। ये आवाज जूही की थी। जूही ऋषि को खींचकर वापस रोशनी में ले आई। जूही ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, ऋषि, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हो? जूही को अपने सामने खड़ा देखकर ऋषि का मन हुआ कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले, पर तभी ऋषि को इशिका सिंघानिया की बात याद आ गई कि तुम कितनी लड़कियों की मौत की वजह बनना चाहते हो। तो ऋषि की जूही की ओर बढ़ते हुए हाथ रुक गए। उसने जूही को देखकर अपना सिर ना में हिला दिया। जूही ने फिर ऋषि से पूछा, अच्छा, मिसेस सिंघानिया क्या कह रही थी? मुझे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस पर ऋषि ने अपनी मुट्ठी कस ली। फिर उसने जूही के गाल में अपना हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं,
इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। इसके बाद ऋषि ने जूही का हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर बैठा दिया। इतने में जूही ने कुछ सोचकर ऋषि से कहा, वैसे मिसेस सिंघानिया अच्छी ही है, बस कभी कभी मुझे वो थोड़ी अजीब लगती है। जूही के मुंह से इशिका सिंघानिया के बारे में सुनकर ऋषि ने उससे पूछा, अजीब क्यों? उन्होंने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? जूही को खुद को कुछ कंफर्म नहीं था, इसीलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मे भी मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। वैसे वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत। ऋषि ने जूही की इस बात पर बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो जूही को लेटाते हुए बोला, चलो अच्छा, बातें हो गई, अब तुम बस सो जाओ। पर जूही को कहाँ नींद आ रही थी। उसे आज ऋषि दुखी लग रहा था और जूही बस उसे खुश करना चाहती थी। तो जूही ने ऋषि को छेड़ते हुए कहा, क्यों, तुम मुझे सोते हुए देखना चाहते हो? जूही को उम्मीद थी कि ऋषि उसकी बात सुनकर कोई सरकास्टिक सा कमेंट करेगा, पर ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर सीरियसली कहा, हाँ। ऋषि का जवाब सुनकर जूही का मन ही तितलियों सा उड़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऋषि मुझे दिल की बात बताने वाला है? जूही उत्सुकता से ऋषि की ओर देखने लगी, पर ऋषि के आगे के शब्दों ने जूही की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऋषि ने जूही से कहा, आखिरकार तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हो, तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऋषि की बात सुनकर जूही ने मुंह बनाकर कहा, ओह। फिर जूही बेड पर घूम गई और ऋषि की ओर पीठ करके लेट गई। ऋषि भी जूही के साथ लेटना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था और अपनी सभी परेशानियों को भुला देना चाहता था, पर ऋषि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने मन ही मन खुद से कहा,